नमस्कार साथियों, आप सबने सुना है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पर लेकिन इस हिंदुस्तान को अच्छा बनाने के लिए हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं और उसके साथ साथ हमें एक फंडामेंटल वैल्यूज, फंडामेंटल फिलॉसफी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में दिए हैं, जिससे कि हिंदुस्तान को अच्छा बनाना मुमकिन हो पाया है। तो आज हम यही जानेंगे कि उस कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसी थी, उसके फंक्शन क्या थे, उसकी मेजर एंड माइनर कमेटीज़ क्या थी, और भी सारे कुछ फैक्ट्स हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो आज शुरू करते हैं। कुछ आउटलाइन है, आप ये देखिए कि इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसकी डिमांड कब हुई, उसके बैकग्राउंड के बारे में, प्रोविजंस, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस के कुछ पॉइंट्स क्या थे, कौन कौन सी कमेटीज़ थी, और एक इंडिपेंडेंस एक्ट के थ्रू क्या चेंजेस आए गए थे। सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी, डेलिब्रेशन की प्रोसेस, कौन कौन सी रीडिंग्स हुई थी, और भी कुछ फंक्शन एंड फैक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। साथ में हम ये भी देखेंगे कि इस असेंबली का क्रिटिसिज्म हुआ था, किन किन पॉइंट्स को लेके हुआ था। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड डिमांड। पहले जान लेते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज नथिंग बट एन एसोसिएशन और गैदरिंग ऑफ पीपल टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि लोग जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो भी फाउंडिंग फादर्स थे, वो आपस में मिले और एक देश को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने सेट ऑफ गाइडलाइंस और रूल्स तैयार करने के लिए एक असेंबली बनाई, जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा गया, जिसने हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। लेकिन ये आइडिया आया कहाँ से था? आइडिया सबसे पहले आया था एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय ने 1934 में इस आइडिया को रखा था। ये आइडिया को एंडोर्स किया आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इसको एंडोर्स किया था 1935 में, राइट। इसके बाद ये आइडिया को एक्सेप्टेंस मिली अगस्त ऑफर 1940 में, राइट। क्यों मिला था? देखिए, ये टाइम था वर्ल्ड वॉर 2 का और अंग्रेज़ों के खिलाफ भारतीयों में असंतोष, डिससेटिस्फैक्शन बढ़ता जा रहा था। उनकी आज़ादी की लड़ाई अपने चरम पे थी। तो ऐसी परिस्थितियों में जो ब्रिटिशर्स थे, इन सिचुएशंस में दे वांटेड द फुल सपोर्ट ऑफ इंडियंस। इसके लिए कुछ उन्हें आश्वासन प्रॉमिस करने था, जिससे कि उनका फुल सपोर्ट, इंडियंस का फुल सपोर्ट हासिल हो। उसी संदर्भ में अगस्त ऑफर किया गया था। इसके बाद क्रिप्स मिशन आया 1942 में, लेकिन मुस्लिम लीग ने इस क्रिप्स मिशन की जो भी प्रोविजंस थे, जो भी स्कीम्स थे, उनको रिजेक्ट कर दिया। रीज़न कि क्रिप्स मिशन ने क्या प्रपोज किया था? इट वांटेड इंडिया टू बी डिवाइड इनटू 2 ऑटोनोमस यूनिट, यानी इंडिया को 2 ऑटोनोमस यूनिट में डिवाइड करना चाहता था। सो इट वाज नॉट एक्सेप्टेड। फिर आया था 1946 में कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन ने कहा कि चलो ठीक है, हम ये मानते हैं कि 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं होंगी, हमने भी ये आइडिया रिजेक्ट कर दिया, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हमने आपकी डिमांड को मान लिया है और इस आइडिया को मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट कर लिया था। तो उसके बाद 1946 में ही नवंबर मंथ में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टेब्लिश हुई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई। ठीक है, तो एक टाइमलाइन हम जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले आइडिया आया 1934 में, 1935 में एंडोर्स हुआ, फिर एक्सेप्ट हुआ अगस्त ऑफर से 1940 में। क्रिप्स मिशन रिजेक्ट हो गया 1942 में, कैबिनेट मिशन ने एक्सेप्ट कर लिया एंड देन फाइनली इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1946। ठीक है, ये बेसिक टाइम लाइन है। कई बार ये एग्जाम में काम आ जाती है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इवेंट्स पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, लेट्स मूव टू द सेकंड टॉपिक कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशन के क्या मेन प्रोविजंस थे, क्या कुछ डिटेल्स थे, जो मेन डिटेल्स थे। विल टॉक अबाउट दैट। सबसे पहले देख लेते हैं कि मेंबर्स कितने थे। टोटल 389 मेंबर्स का प्रोविज़न था, जिसमें 296 ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस से होने थे और 93 प्रिंसली स्टेट से होने थे। इन 296 में से 292 जो मेंबर्स आने वाले थे वो गवर्नर प्रोविंसेस थे और 4 जो आने वाले थे वो चीफ कमिश्नर के प्रोविंसेस थे, राइट। उन चीफ कमिश्नर के प्रोविंसेस का कौन कौन सा नाम कौन कौन से थे? वो थे दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा। ठीक है, आप याद रख लीजिए, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग एंड बलूचिस्तान। तो 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे और 292 गवर्नर प्रोविंस थे। तो टोटल ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंसेस हो गए 296। प्रिंसली स्टेट वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट 93। अलोकेशन ऑफ सीट्स कैसे बांटी गई थी कि हर मिलियन पॉपुलेशन पे
एक सीट रखी गई थी। जनरली जो पॉपुलेशन थे उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल। जनरल वो थे मुस्लिम और सिख्स को छोड़ के जो बाकी पॉपुलेशन थी दैट वर क्लासिफाइड अंडर जनरल कैटेगरी। इलेक्शंस कैसे थे, इलेक्शन हुए थे या नहीं हुए थे? देखिए इलेक्शन हुए थे लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुए थे और कुछ नॉमिनेटेड हुए थे, यानी प्रिंसली स्टेट थे वो सारे नॉमिनेटेड थे और जो इलेक्शन हुआ था वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड हुए थे। ये मेंबर्स वो थे कहाँ से? प्रोविंसेस से। तो जो प्रोविंशियल असेंबलीज थी उनमें जो ऑलरेडी मेंबर्स थे उन्होंने इलेक्ट करके भेजा था, तो ये क्या होगा? इनडायरेक्ट इलेक्शंस थे प्रोविंसेस के लिए और प्रिंसली स्टेट के लिए नॉमिनेशन था मेथड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आने के लिए। और क्या प्रोविजंस थे? देखिए पहली मीटिंग हुई थी दिसंबर 1946 में, लेकिन सिर्फ उसमें 211 मेंबर्स प्रेजेंट थे। रीज़न क्या था? क्योंकि देखो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को मुस्लिम लीग और प्रिंसली स्टेट्स ने जनरली बॉयकॉट किया था, ठीक है, उनमें आना नहीं चाह रहे थे, इसलिए सिर्फ पहली मीटिंग में 211 मेंबर्स थे। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे वो बी एन राव थे। अब थोड़ा इमेज देख लीजिए। बी एन राव ये कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। प्रेसिडेंट पहले जो ओल्डेस्ट मेंबर थे फ्रेंच ट्रेडिशन के आधार पे उनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना दिया, उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन बाद में परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिए गए, वो थे जो इंडिया के भी पहले प्रेसिडेंट बने, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वाइस प्रेसिडेंट हमारे पास 2 हैं, एच.सी. मुखर्जी, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 2 वाइस प्रेसिडेंट थे। पहले थे एच.सी. मुखर्जी और दूसरे थे वी.टी. कृष्णमाचारी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हो गई थी। अब दिन था दिसंबर 13, 1946। जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रपोज किया, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था क्या? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का सिंपल मतलब था इसमें कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स की बात की गई थी, कुछ आइडियाज़ की बात की गई थी जिनके ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड होना था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसको एक गाइडलाइन की तरह लेनी थी। ये किसने मूव किया था, प्रपोज किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। एंड डेट था, ये इंपॉर्टेंट डेट है, आप याद रख लीजिएगा, 13 दिसंबर 1946। राइट। इसमें मेन प्रोविजंस कौन कौन से थे जो जनरली हम देखते हैं हमारे प्रीएम्बल में भी हैं? मेन प्रोविजन इसमें थे इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक, यूनियन ऑफ टेरिटरीज एंड अथॉरिटी एंड पावर विल बी डिराइव्ड फ्रॉम पीपल। क्योंकि देखिए अथॉरिटी पावर कैसे आ रही थी कि रिप्रेजेंटेटिव्स ही तो थे वे, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव थे और डेलिब्रेशन डिस्कशंस भी हुए थे लोगों की प्रॉब्लम को लेके। तो अथॉरिटी ऑफ पावर कहाँ से ड्राइव की जानी थी? लोगों से। जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम, सेफ गार्ड फॉर माइनॉरिटी एंड वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर, ये कुछ मेन प्रोविजंस थे। और फाइनली इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया गया था जनवरी 22, 1947। राइट। 2 डेट याद रख लीजिएगा कि लगभग 1 महीने बाद इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। प्रपोज कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946। एक्सेप्ट किया गया था जनवरी में, 22 जनवरी 1947 को। राइट। अब इसको याद कैसे रखना है? ठीक है, याद रखने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है। सर यूपी मिनिस्टर वर्ल्ड टूर पर गए हैं और स्टार्ट किया उन्होंने फ्रांस से। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। सर यानी कि सोवरेन, रिपब्लिक, इंडिपेंडेंट, ये सब क्या होते हैं? ये टर्म्स को हम प्रीएम्बल में कवर कर चुके हैं, आप एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा। तो ये हो गया सर, ठीक है। यूपी मिनिस्टर, यू से हो गया यूनियन और पी से हो गया पावर फ्रॉम पीपल। यूपी मिनिस्टर कहाँ गए हैं? वर्ल्ड टूर पे गए हैं। वर्ल्ड से क्या आ जाएगा? वर्ल्ड पीस, वर्ल्ड पीस के साथ यहाँ पे आ जाएगा वेलफेयर। ठीक है, ये याद हो गया। और शुरुआत कहाँ से करनी है? फ्रांस से। फ्रांस से शुरुआत करने का मतलब है फ्रांस से कौन सी वैल्यू ली हमने? लिबर्टी। और जैसे ही लिबर्टी याद आती है आपको जस्टिस और इक्वलिटी अपने आप याद आ जाएगा। ठीक है, तो की फीचर्स में आपको इसे याद रखना है कि सर यूपी मिनिस्टर वर्ल्ड टूर पे गए हैं स्टार्टिंग फ्रॉम फ्रांस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कमेटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कुछ कमेटीज़ मेजर कमेटीज़ थी, कुछ माइनर कमेटीज़ थी। तो मेजर कमेटीज़ हमारी 8 थी, वो जनरली आप याद रख लीजिएगा। माइनर में बहुत ज़्यादा याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 8 कमेटी मेजर थी और माइनर कमेटीज़ थी कुछ। लेट्स टॉक अबाउट देम। तो 8 मेजर कमेटी कौन सी थी ये आप एक बार पढ़ लेना। इनको कुछ याद करने का तरीका इस तरह से है कि जहाँ जहाँ भी यूनियन और स्टेट आता है, ठीक है, वो किसने हेड की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, प्रोविंस की बात करेंगे तो सरदार पटेल की बात हो जाएगी।
ठीक है, यानी यूनियन और स्टेट जवाहरलाल नेहरू, प्रोविंसेस सरदार पटेल। ड्राफ्टिंग कमेटी को हम सबको पता है बी आर अम्बेडकर, बहुत सिंपल है, ठीक है। इसके साथ साथ सरदार पटेल ने प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, देखिए ये वाले, इसके साथ साथ कौन सी कमेटी को हेड किया था, माइनॉरिटी, ट्राइबल एंड फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है। और इसको और कैसे याद रखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की दो कमेटीज़ को, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट थे, तो वो एक तरह से ड्राइव कर रहे थे पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, तो स्टीयरिंग कमेटी और रूल्स बनाने का काम किस पे था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कमेटी पे, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर लेंगे। माइनर कमेटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप याद कर सकें तो जो मैंने बोल्ड में रखी हैं ये 1, 2, 3, 4, 5 अगर याद रख सकें तो आप इनको थोड़ा सा देख लीजिएगा।